Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As in the series of international law, I have discussed many important questions relating to the international law. Today in this video, I am going to discuss one more important question, that is the enemy character. That is one of the most important questions for the examination point of view. With the outbreak of war, parties to the war becomes the enemies and they are called belligerents. And belligerents are entitled to take many kind of measures against the enemy persons and the enemy property, and thus they acquire the enemy character. And rules concerning the enemy character are not well defined in the international law. And however, attempts were made to codify the rules concerning the enemy character, that is, who bears enemy character. And these rules was made to codify by using the Convention of Hague Conference of the 1907, Declaration of London. These are the certain conferences which were used to codify the rules concerning the enemy character. ये वो कन्वेंशन है जिनके थ्रू आपको देखेंगे तो एनिमी करेक्टर से संबंधित कुछ नियमों को कोडिफाई करने की कोशिश की गई थी, बट दे फेल टू मेक एनी रोल, thus in absence of any codification rule in the international law. Now this question as to how bears the enemy character is decided. भी एनिमी करेक्टर कौन बियर करता है, हु बियर्स द एनिमी करेक्टर, इज डिसाइडेड प्राइमरली बाय द स्टेट प्रैक्टिस विच इज डाइवर्जेंट. इसके संबंध में आप देखोगे कि इनके जो ओपिनियन है वो बिल्कुल अलग अलग मिलेंगे कि एनिमी करेक्टर कौन एक्वायर कर सकता है. इसके संबंध में जो स्टेट प्रैक्टिस हैं उनके संबंध में नियम बिल्कुल अलग अलग देखने को मिलते हैं. हाउएवर वी विल डिस्कस द एनिमी करेक्टर. यहाँ पे जो हम देखेंगे तो एनिमी करेक्टर की जब हम बात करेंगे तो उनको अलग अलग फेज में डिस्कस किया जाएगा, जैसे कि एनिमी करेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल्स, एनिमी करेक्टर ऑफ द कॉर्पोरेशंस, एनिमी करेक्टर ऑफ द वेसल्स, एनिमी करेक्टर ऑफ द गोड्स, एनिमी करेक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी. दे मस्ट बी सेपरेटली डिस्कस वन बाय वन. यदि हम इनकी बात करते हैं तो इनको अलग अलग डिस्कस करने की जरूरत है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम बात करते हैं युद्ध की, थ्रू रूपता का अर्थ जो होता है, युद्ध के आरंभ होते ही राष्ट्रों के आपसी संबंधों में परिवर्तन आ जाता है और उनके जो व्यवहार होते हैं वो युद्ध की आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित होने लगते हैं. राष्ट्र अपने उद्देश्यों के अनुसार शत्रुओं के विरुद्ध व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं और व्यक्ति, वस्तु, निगम, इन सभी को आदि के आधार पर राष्ट्र अपने व्यवहारों को निश्चित करते हैं. शत्रु देशों के व्यक्ति तथा संपत्ति में शत्रुता उत्पन्न होती है, जबकि तटस्थ देश हैं, जो नेचुरल कंट्रीज हैं, उनके जो व्यक्ति है या जो उनकी जो संपत्ति है उनमें शत्रुता देखने को नहीं मिलती, उनके अंदर एनिमी करेक्टर देखने को नहीं मिलता. जो वास्तव में युद्धरत राज्य है अपने शत्रु और उसकी संपत्ति के विरुद्ध क्षति पहुंचाकर युद्ध में विजय प्राप्त करना चाहते हैं. और शत्रुता के विषय में द्वितीय हेग सम्मेलन, जो सेकंड हेग कन्वेंशन हुई थी या लंदन के अंदर जो कन्वेंशन हुई थी, उसके संबंध में कुछ नियमों को कोडिफाई करने की कोशिश की गई थी. और जब हम इनके नियमों को पढ़ते हैं तो इसको अलग अलग कैटेगरीज में पढ़ना होगा. जैसे कि मैंने बताया, व्यक्तियों से संबंधित शत्रुता से संबंधित नियम, निगमों के शत्रुरूपता संबंधी नियम, जहाजों के शत्रुरूपता संबंधी नियम, वस्तुओं के शत्रुरूपता संबंधी नियम. और दीज आर द सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स दैट मस्ट बी स्टडीड अंडर डिफरेंट हेड्स. अलग अलग हेड्स में हमें इन्हें पढ़ना होगा. डिस्कस विद द एनिमी करेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल्स. सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमी करेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल्स के बारे में. यदि हम एनिमी करेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो एज ए जनरल रूल सब्जेक्ट्स ऑफ द बेलिग्रेंट्स बियर द एनिमी करेक्टर. जनरल रूल क्या कहता है कि जो बेलिग्रेंट्स जो कंट्री जो है उसके जो सब्जेक्ट है, उसके जो प्रजा है, वो एनिमी करेक्टर अक्वायर करती है. वेयर एज द सब्जेक्ट ऑफ न्यूट्रल स्टेट्स डोंट अक्वायर द एनिमी करेक्टर. जो न्यूट्रल स्टेट है, जो तटस्थ देश है, जो जिन्होंने उसमें भाग नहीं लिया, उनका एनिमी करेक्टर देखने को नहीं मिलता. तो इफ वी टॉक अबाउट द एनिमी करेक्टर, देयर वाज डाइवर्सिटी ऑफ द व्यूज एज टू हु बियर्स द एनिमी करेक्टर, हु आर द सब्जेक्ट्स ऑफ बेलिग्रेंट स्टेट्स. इसके संबंध में आपको अलग अलग व्यूज देखने को मिलते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिकन या ब्रिटिश प्रैक्टिस की बात. तो एनिमी करेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय हिज डोमिसाइल और द रेजिडेंस. भी जो एक इंडिविजुअल होता है उसका जो एनिमी करेक्टर होता है उसके डोमिसाइल या रेजिडेंस से उसको कहीं ना कहीं आंका जाता है, उससे पता लगाया जाता है. The person having the residence of the house in the enemy state acquires the enemy character. भी एक ऐसा व्यक्ति जो एनिमी स्टेट के अंदर रहता है वहाँ पर वो एक तरह से ये कहा जाएगा कि उसका एनिमी करेक्टर है.
According to continent practice, character of the individual is determined by the nationality of the person. यदि हम कॉन्टिनेंट प्रैक्टिस की बात करते हैं तो वहाँ पर जो इंडिविजुअल का जो एनिमी करेक्टर है वो उसकी नेशनलिटी से देखा जाएगा. सो ए पर्सन ऑफ ए नेशनल ऑफ द एनिमी स्टेट बियर्स द एनिमी करेक्टर. इसका मतलब जो ऐसा व्यक्ति जो एनिमी स्टेट के जो का नेशनल है, यदि वहाँ का सिटीजन है तो वो एनिमी करेक्टर एक्वायर करेगा. एट प्रेजेंट सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पर्सन आर रिगार्डेड एज टू बियर द एनिमी करेक्टर. यदि हम आज की बात करते हैं तो जब नियम बने हैं तो उसके संबंध में यहाँ पे ये कहा जाता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एनिमी करेक्टर का नाम दिया जाएगा. वहाँ पे शत्रु रूपता इनके साथ में निभाई जाएगी. कौन कौन से हो सकता है? जैसे कॉम्बेटेंट्स, कि दीज आर द पर्सन्स हु आर एनरोल्ड इन द रेगुलर फोर्स इन द आर्मी. ऐसे व्यक्ति जो युद्ध के समय में आर्मी, वहाँ के जो देश के साथ युद्ध किया जा रहा है उसके आर्मी के मेंबर हैं. कौन? आर्मी, नेवी या एयर फोर्सेस के मेंबर हैं. तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं हम क्या कहेंगे? कॉम्बेटेंट्स कहते हैं. और जो पार्ट लेता है युद्ध के अंदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हॉस्टिलिटी, तो वहाँ पे वो हॉस्टिलिटी के दौरान, युद्ध के दौरान वो यदि उसके अंदर युद्ध में भाग ले रहा है तो ऐसे व्यक्ति को कॉम्बेटेंट्स कहा जाता है. इट ऑल्सो इंक्लूड द मेंबर बिलोंगिंग टू द इरेगुलर फोर्सेज. इसके अंदर आप देखेंगे इरेगुलर फोर्सेज से जो मेंबर होते हैं वो भी इसके अंदर शामिल होंगे. इरेगुलर फोर्सेज के जो मेंबर होते हैं दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ कॉम्बेटेंट्स. यदि वो वहाँ पर जो मेंबर हैं यदि वो कुछ कंडीशन पूरी करते हो, ये जो इरेगुलर फोर्सेज के मेंबर है यदि वो कुछ कंडीशन पूरी कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उन मेंबर्स को कॉम्बेटेंट्स का भी नाम दिया जा सकता है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि वो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज सबॉर्डिनेट, यदि उसके ऊपर एक कमांडर अपॉइंट किया गया है, उसके अंदर वेपन्स का यूज़ कर रहा है या उसको जब बंदी बनाया जा रहा है वो उसका विरोध कर रहा है, तो दीज आर द सर्टेन एक्ट्स ही मे बी कैटेगराइज द कॉम्बेटेंट्स. उसको कॉम्बेटेंट्स की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा और वो एनिमी करेक्टर एक्वायर करेगा. इसके अलावा आप देखेंगे जो कुछ अलग मेंबर होते हैं जैसे कि कोरियर वाले हो गए, डॉक्टर्स, फेरियर्स, वेटरनरी सर्जन्स, नर्सिस हो गए, ऑफिसर्स हो गए. दीज आर आल्सो नोट द कॉम्बेटेंट्स इंक्लूडेड. जनरली आप देखोगे तो इनको कॉम्बेटेंट्स की कैटेगरी में आप नहीं काउंट कर सकते एज दे प्रोवाइड द असिस्टेंस टू द कॉम्बेटेंट्स. वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? कॉम्बेटेंट्स को कहीं ना कहीं असिस्टेंस प्रोवाइड करने की हेल्प कर रहे हैं. तो दीज आर द पर्सन्स हु एक्वायर द एनिमी करेक्टर्स. ये वो व्यक्ति जो एनिमी करेक्टर एक्वायर करते हैं, मीन्स कॉम्बेटेंट्स को इसके अंदर इसको एनिमी करेक्टर माना जाएगा. इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड कैटेगरी ऑफ द पर्सन्स हु कवर द एनिमी करेक्टर, दैट इज द रेजिडेंस ऑफ एनिमी स्टेट्स. में नेचुरली कि ऐसे व्यक्ति जो एनिमी स्टेट्स के अंदर कहीं ना कहीं डोमिसाइल्ड है, वहाँ के मेंबर हैं, वहाँ के नागरिक हैं, तो दे बियर द एनिमी करेक्टर. वहाँ पे उनका जो करेक्टर होगा वो एनिमी करेक्टर माना जाएगा. दिस मीन्स दैट द नेशनल्स ऑफ द न्यूट्रल स्टेट्स मे बी रिगार्डेड एज ए बियर द एनिमी करेक्टर. हाँ, न्यूट्रल स्टेट जो तटस्थ देश है उसके जो मेंबर है उनको भी एनिमी करेक्टर अप्लाई कर सकता है इफ दे कंटिन्यू टू रिजाइड इन द एनिमी कंट्री. नेचुरली कि यदि वो युद्ध के दौरान एनिमी कंट्री के अंदर रह रहे हैं, वो लगातार वहाँ पे रह रहे हैं, तो नेचुरली दे मे आल्सो एक्वायर द एनिमी करेक्टर एट द आउटब्रेक ऑफ वार. यदि वार के समय में वो जो लोग हैं यदि वो एनिमी कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं रेजिडेंस लिए हुए हैं तो दे एक्वायर द एनिमी करेक्टर आल्सो विच आर बिलोंगिंग टू द न्यूट्रल स्टेट. दिस मीन्स पर्सन लिविंग इन प्लेसेस हेल्ड बाय द एनिमी, या फिर ऐसे लोग जो एनिमी के द्वारा जो प्लेसेस एक्वायर किए गए हैं यदि वो उन जगह पर कहीं भी रह रहे हैं देन आल्सो दे आर एक्वायरिंग द एनिमी करेक्टर. दिस मीन्स ऑल द पर्सन्स हु आर लिविंग इन द टेरिटरी हेल्ड बाय एनिमी स्टेट और बाय द मिलिट्री ऑक्यूपाइड स्टेट विच आर डीम्ड टू बियर द एनिमी करेक्टर. तो वहाँ पे ऐसे देश के जो मेंबर होंगे, ऐसी जगह के जो मेंबर होंगे वो भी एनिमी करेक्टर पॉइंट एक्वायर करेंगे. एंड द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द पर्सन दैट इज पर्सन कैरिंग और द ट्रेड विद द एनिमी. ऐसे लोग जो एनिमी, उनका जो शत्रु देश है उसके साथ व्यापार कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति भी एनिमी करेक्टर एक्वायर करते हैं. ऑल द पर्सन्स हु आर कैरिंग द ट्रेड और कॉमर्स विद द एनिमी कंट्री आल्सो बियर द एनिमी करेक्टर. Hence, a person living in neutral country having the trade and commerce with the enemy country may also bear the enemy character. भी एक ऐसा व्यक्ति जो वैसे रहता तो न्यूट्रल स्टेट का मेंबर है परंतु वो एनिमी कंट्री के साथ यदि व्यापार कर रहा है तो नेचुरली ही मे आल्सो बी ट्रीटेड एज एनिमी करेक्टर. उसका भी एनिमी करेक्टर माना जाएगा. आल्सो द पर्सन असिस्टिंग टू द एनिमी. कुछ ऐसे व्यक्ति जो कहीं ना कहीं एनिमी की सहायता कर रहे हैं. भाई आप नेचुरली कि जो व्यक्ति आपके शत्रु की सहायता करेगा वो भी आपका एनिमी माना जाएगा. तो वहाँ पे ऐसा व्यक्ति, ऐसे देश जो एनिमी कंट्री की सहायता करता है वो भी एनिमी करेक्टर ही एक्वायर करेगा. एंड द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द पर्सन दैट इज पर्सन कैरिंग और द ट्रेड विद द एनिमी. ऐसे लोग जो एनिमी, उनका जो शत्रु देश है उसके साथ व्यापार कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति भी एनिमी करेक्टर एक्वायर करते हैं. ऑल द पर्सन्स हु आर कैरिंग द ट्रेड और कॉमर्स विद द एनिमी कंट्री आल्सो बियर द एनिमी करेक्टर.
Hence, a person living in neutral country having the trade and commerce with the enemy country may also bear the enemy character. भी एक ऐसा व्यक्ति जो वैसे रहता तो न्यूट्रल स्टेट का मेंबर है, परंतु वो एनिमी कंट्री के साथ यदि व्यापार कर रहा है तो नेचुरली ही मे आल्सो बी ट्रीटेड एज एनिमी करेक्टर, उसका भी एनिमी करेक्टर माना जाएगा. आल्सो द पर्सन असिस्टिंग टू द एनिमी, कुछ ऐसे व्यक्ति जो कहीं ना कहीं एनिमी की सहायता कर रहे हैं. भाई आप नेचुरली कि जो व्यक्ति आपके शत्रु की सहायता करेगा वो भी आपका एनिमी माना जाएगा. तो वहाँ पे ऐसा व्यक्ति, ऐसे देश जो एनिमी कंट्री की सहायता करता है वो भी एनिमी करेक्टर ही एक्वायर करेगा. ऑल द पर्सन्स हु प्रोवाइड असिस्टेंस टू द एनिमी बाय एनी मीन, भी किसी भी तरीके से यदि वो एनिमी की सहायता कर रहा है, डीम टू बियर द एनिमी करेक्टर. दस द पर्सन्स लिविंग इन द न्यूट्रल कंट्री, भाई ऐसे व्यक्ति जो रह तो रहे न्यूट्रल कंट्री के अंदर, बट दे आर असिस्टिंग द एनिमी, परंतु वो आपकी एनिमी की सहायता कर रहे हैं इन एनी वे, देन दे आल्सो बियर द एनिमी करेक्टर. तो दिस वाज ऑल अबाउट द एनिमी करेक्टर ऑफ द पर्सन्स, कि कौन कौन व्यक्ति होंगे जो एनिमी करेक्टर एक्वायर करेंगे. इसके संबंध में मैंने आपको 6 कैटेगरी बताई है. पहला मैंने आपको बताया था कॉम्बेटेंट्स, जो आपके मतलब उसके अंदर भाग ले रहे थे, ऐसे व्यक्ति जो युद्ध के अंदर भाग ले रहे थे, या आर्मी एयरफोर्स या उसके मेंबर थे, नेवी के मेंबर थे युद्ध के दौरान, और वो उसके अंदर भाग ले रहे थे, तो वो कॉम्बेटेंट्स की कैटेगरी में आते हैं. परंतु इसके अलावा मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे व्यक्ति जो वहाँ पे उसकी भाग नहीं ले रहे हैं, परंतु वहाँ पर वो उसकी सहायता कर रहे हैं, तब भी वो एनिमी की कैटेगरी में आएंगे. तो वो कॉम्पिटेंसी माने जाएंगे. मतलब जैसे मैंने आपको बताया था डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, वहाँ के जो जो उसके अंदर अपॉइंट किए गए हैं, इरेगुलर मेंबर्स हैं फोर्सेस के, तो वो भी एनिमी कैरेक्टर एक्वायर कर सकते हैं. उसके अलावा जो ऐसे व्यक्ति जो एनिमी स्टेट के अंदर रहते हैं ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ वार, दे आर आल्सो कंसिडरिंग द हैविंग द एनिमी कैरेक्टर. तीसरा मैंने आपको बताया था पर्सन्स लिविंग इन प्लेसेस हेल्ड बाय एनिमी, ऐसे प्लेस जो एनिमी के द्वारा एक्वायर किए गए हैं, यदि वो उन जगह पर है तभी वो एनिमी कैरेक्टर पॉइंट किए जाएंगे, मानेंगे. इसके अलावा ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं एनिमी के साथ में आपका व्यापार कर रहे हैं, कॉमर्स कर रहे हैं, तो ट्रेड कर रहे हैं, दे आर आल्सो एक्वायरिंग द एनिमी कैरेक्टर. एंड द पर्सन्स असिस्टिंग द एनिमी, ऐसे लोग जो एनिमी की सहायता कर रहे हैं, दे आर आल्सो एक्वायरिंग द एनिमी कैरेक्टर. तो दीज आर द सर्टेन कैटेगरी ऑफ द पर्सन हु एक्वायर द एनिमी कैरेक्टर. एंड द सेकंड कैटेगरी इज दैट द एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कॉर्पोरेशन. अब हम बात करेंगे एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कॉर्पोरेशन. कॉर्पोरेशन के अंदर एनिमी कैरेक्टर किसका माना जाएगा? एवरी कैरेक्टर ऑफ द कॉर्पोरेशन इज जनरली डिटरमाइंड बाय द डोमिसाइल ऑफ द कॉर्पोरेशन. भाई आप कॉर्पोरेशन की जब एनिमी कैरेक्टर की बात करते हैं तो वो उसके कॉर्पोरेशन के डोमिसाइल से माना जाएगा, कि दैट इज डिटरमाइंड बाय द डोमिसाइल ऑफ द कॉर्पोरेशन. है द डोमिसाइल ऑफ द कॉर्पोरेशन मीन्स प्लेस फ्रॉम वेयर द कॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी इज कंट्रोल, जहाँ से उस कंपनी को कंट्रोल दिया जा रहा है, उसको कंट्रोल किया जा रहा है, वो स्थान उसका डोमिसाइल स्थान माना जाता है. एंड इट डज नॉट मीन द प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द कॉर्पोरेशन. यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि वो बिजनेस कहाँ कर रही है, परंतु जहाँ से उसको कंट्रोल किया जा रहा है वो उसका एनिमी कंट्री माना जाएगा. हैंस द ब्रेन विच कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी इज द डिटरमाइन द फैक्टर. वहाँ पे वो उस फैक्टर को डिटरमाइन करेगा कि वो एनिमी कैरेक्टर अक्वायर करता है या नहीं करता है. दिस इज डिटरमाइनिंग द फैक्टर. एंड द ब्रेन ऑफ द कॉर्पोरेशन इज सेड टू बी सिचुएटेड एट ए प्लेस वेयर इट हैज रजिस्टर्ड ऑफिस. नेचुरली कि वहाँ पे ब्रेन, उस कंपनी का ब्रेन कहाँ माना जाएगा? जहाँ पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, जहाँ से उसको कंट्रोल किया जा रहा है. दिस मीन्स वेयर द डायरेक्टर आर अकस्टम्ड टू मीट एंड फॉर्मुलेट द पॉलिसीज. जहाँ पे कस्टम्स की डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है, वो अपनी पॉलिसीज़ को फ्रेम कर रहे हैं, वहाँ से वो उसका कंट्रोल माना जा रहा है. और वो आपका जो स्टेट है वो स्टेट उसका डोमिसाइल स्टेट माना जाएगा. यदि वो जो डोमिसाइल स्टेट है कंपनी का, वो यदि एनिमी कंट्री है, तो नेचुरली वो जो कंपनी है दैट आल्सो एक्वायर्स द एनिमी कैरेक्टर, वो उसका एनिमी कैरेक्टर माना जाता है. इफ वी टॉक अबाउट द एनिमी कैरेक्टर, यदि हम एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो इसके संबंध में हमारे पास कुछ वाद भी हैं. जैसे कि आप पहला वाद ले लीजिए जेंसन वर्सेस कंसोलिडेटेड माइंस के नाम से केस है. इन दिस केस इट वॉज हेल्ड एट द कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड इन एन एनिमी कंट्री सेल बियर द एनिमी कैरेक्टर. एक ऐसा कॉर्पोरेशन, एक ऐसी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन एनिमी कंट्री के अंदर हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वो जो कंपनी है वो एनिमी कैरेक्टर रखे हुए मानी जाएगी. वेदर ए कॉर्पोरेशन इज कैरिंग ए बिजनेस इन एन एनिमी कंट्री बट डज नॉट कॉर्पोरेटेड देयर वुड आल्सो एक्वायर द एनिमी कैरेक्टर. हाँ, यदि वो कंपनी जहाँ पे उसका यदि रजिस्टर्ड ऑफिस भी नहीं है, जहाँ पे उसका डोमिसाइल नहीं है, परंतु वहाँ पे वो बिजनेस यदि लिए हुए है, बिजनेस वहाँ से कर रही है जहाँ पे एनिमी कंट्री है, तो नेचुरली तब भी उसका एनिमी कैरेक्टर माना जाएगा. इट वॉज डिसाइडेड लेटर इन द केस ऑफ डायमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी लिमिटेड. ये आपने पढ़ा होगा ये केस,
डायमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी लिमिटेड का ये वाला जो केस था, दिस वाज द फेमस केस इन द आपका जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फेमस केस था. इन दिस केस द कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन इंग्लैंड एंड ऑल द शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट वन, द सेक्रेटरी वर नेशनल्स ऑफ द एनिमी कंट्री. वहाँ पे जो एक सेक्रेटरी को छोड़ के बाकी जितने मेंबर थे ना वो एनिमी कंट्री के मेंबर थे एंड दे हैड रिसाइडेड इन द जर्मनी. एंड आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ वार, आपको पता है कि जर्मनी के साथ युद्ध हुआ था शुरुआत, तो जो सेक्रेटरी जो था, जो उस कंपनी का जो सेक्रेटरी था, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार सेक्रेटरी सूड द डाइमलर कंपनी लिमिटेड. उस सेक्रेटरी ने डाइमलर कंपनी लिमिटेड के खिलाफ केस डाला इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेप्ट. इनका वहाँ पे जो उससे जो ऋण वापस लेना था, उसने जो कर्जा दे रखा था उसको लेने के संबंध में केस डाल दिया. एंड प्रायर टू ऑन द बिहाफ ऑफ डाइमलर कंपनी लिमिटेड इट वॉज आर्ग्यू डेट द एक्शन ऑफ द कंपनी विल फेल. वहाँ पे जो कंपनी का जो एक्शन है वो फेल हो जाएगा, मतलब वहाँ पे वो ऋण चुकाया नहीं जाएगा, क्योंकि वो जो कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी थी वो एक एनिमी कंपनी मानी जा रही थी कि उसके जो शेयर होल्डर्स थे वो आपकी एनिमी कंट्री से बिलोंग करते थे, मतलब उसका जो बिजनेस प्लेस था वो एनिमी कंट्री था. एंड इट वॉज हेल्ड एट द रजिस्टर्ड कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द कंपनी इन इंग्लैंड वॉज डेटरमाइनिंग फैक्टर एंड वॉज कंसिडर टू बियर द एनिमी करेक्टर. ये माना जा रहा था कि इसका जो करेक्टर वो एनिमी करेक्टर है. एंड द मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन हैड नो नेशनलिटी. वहाँ पे जो शेयर होल्डर्स थे कंपनी के, उनकी कोई नेशनलिटी नहीं है. एंड इट्स करेक्टर मस्ट बी फिक्स्ड बाय द रेफरेंस टू द कंट्रोल. इसका क्योंकि वहाँ पे उसका फिक्स डेट तो है नहीं, तो वहाँ पे जो ये देखा जाएगा कि उस कंपनी का कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, और वो जो कंट्रोल हो रहा था नेचुरली वो जर्मनी से हो रहा था. तो वहाँ पे वो कंपनी वो कंट्री क्या थी, एनिमी कंट्री थी. तो दिस मीन्स कंपनी वॉज हैविंग द एनिमी करेक्टर. सो द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस द कंपनी रजिस्टर्ड इन यूके बट कैरिंग इन द बिजनेस इन एनिमी कंट्री. तो वहाँ पे ये माना जाएगा कि नेचुरली कि वो कंपनी जो है एनिमी करेक्टर अक्वायर किए हुए है. तो in this case it was decided by the company, if the company registered office is situated in the enemy country then the company must be considered as having the enemy character. वहाँ पे ये माना जाएगा कि कंपनी का जो करेक्टर वो एनिमी करेक्टर है. If we talk about the next category, that is the enemy character of the goods. Next category आपकी है enemy character of the goods. All the goods owned by the persons who bear enemy character are deemed to enemy goods. तो ऐसे गुड्स जो जो जहाँ पे जिसका मालिक जो है वो एनिमी कंट्री से बिलोंग करता है, नेचुरली वो एनिमी करेक्टर अक्वायर किए हुए है. दस इफ द ओनर ऑफ द गुड्स लिव इन न्यूट्रल स्टेट्स, परंतु यदि वो जो माल है, जो भी गुड्स हैं, यदि उसका मालिक न्यूट्रल स्टेट में रहता है, द गुड्स विल नॉट बी डीम टू द एनिमी करेक्टर. नेचुरली वो यदि वो न्यूट्रल स्टेट में रहा है तो उसका एनिमी करेक्टर नहीं माना जाएगा. इसलिए यदि वो गुड्स जो है वो एनिमी कंट्री के अंदर है, उसका जो मालिक है वहाँ पे रह रहा है, तो वो एनिमी कंट्री करेक्टर बियर किए करेगा. एंड इफ द ओनर ऑफ द गुड्स, यदि जो ओनर है गुड्स का, दीज आर द इंडिविजुअल्स ऑफ न्यूट्रल स्टेट्स, यदि वो न्यूट्रल स्टेट्स के नागरिक हैं, देन बट आर रिजाइडिंग इन द एनिमी स्टेट. तो यह है तो वो न्यूट्रल स्टेट के नागरिक है, परंतु वो रह रहे हैं एनिमी स्टेट के अंदर. जो उस गुड्स के मालिक है वो रह तो रहे हैं एनिमी स्टेट के अंदर, परंतु वो इंडिविजुअल है न्यूट्रल स्टेट के. तो देन द गुड्स आल्सो बियर द एनिमी करेक्टर. ये कहा गया कि वो जो करेक्टर है एनिमी गुड्स का वो एनिमी करेक्टर ही माना जाएगा. बट आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ वार बिफोर द गुड्स ऑफ सच पर्सन्स आर कैप्चर्ड अ रीजनेबल टाइम मस्ट बी गिवन. यदि वो गुड्स जो है यदि किसी देश के अंदर है और वहाँ पे अचानक वार आउटब्रेक ऑफ वार हो जाता है, तो उन्हें कुछ स्थान मतलब टाइम दिया जाना चाहिए कि वो अपनी न्यूट्रल स्टेट में वापस जा सके. हाँ, यदि वो वापस नहीं जा पाता, वो वहीं पे रह जाता है आउटब्रेक ऑफ वार के बाद में उसको टाइम देने के बाद भी, तो वो एनिमी करेक्टर बियर करेगा. एंड द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ दैट इज द एनिमी करेक्टर ऑफ द शिप्स. शिप्स का एनिमी करेक्टर कैसे नापा जाएगा? इट इज डिटरमाइंड बाय द फ्लैग्स ऑफ द शिप. जो शिप के ऊपर जो फ्लैग लगे रहते हैं उसके द्वारा इसका एनिमी करेक्टर डिटरमाइन किया जाता है. ऑल द शिप्स हैविंग द फ्लैग्स ऑफ द एनिमी कंट्री वुड बियर द एनिमी करेक्टर. यदि वो जो शिप है उसके ऊपर जो जितने भी फ्लैग है, यदि वो एनिमी कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, तो ऐसे माना जाएगा कि वो जो फ्लैग शिप है दैट इज बिलोंगिंग टू द एनिमी कंट्री, वो एनिमी करेक्टर अक्वायर किए हुए हैं. इफ द एनिमी स्टेट यूज द फ्लैग ऑफ द न्यूट्रल स्टेट, परंतु ये कई बार क्या होता है कि जो एनिमी कंट्री होती तो वो एनिमी कंट्री है, परंतु वो न्यूट्रल स्टेट का फ्लैग यूज करती है विच इज अनऑथराइज्ड, देन द स्टेट वुड आल्सो डीम टू बियर द एनिमी करेक्टर. तब भी ये माना जाएगा कि वो जो स्टेट है वो एनिमी करेक्टर लिए हुए है. द आल्सो इन द न्यूट्रल शिप्स टेक पार्ट इन द होस्टाइल. यदि कोई न्यूट्रल शिप है, न्यूट्रल स्टेट से बिलोंग करती हुई कोई शिप है, और यदि वो हॉस्टिलिटी के अंदर भाग लेती है, यदि ये वो युद्ध के अंदर कहीं ना कहीं भाग ले रही है, तब भी ये माना जाएगा कि दैट इज आल्सो हैविंग द एनिमी करेक्टर. तो देयर आर द सर्टेन कैटेगरीज
विच फॉर विच एनिमी करेक्टर मस्ट बी डिटरमाइंड, जिसके लिए एनिमी करेक्टर को डिटरमाइन किया जाना जरूरी है। तो युद्ध के समय कौन कौन एनिमी करेक्टर अक्वायर करेगा, इसके संबंध में आपको मैंने 5 अलग अलग कैटेगरी बताई है। पर्सन्स के संबंध में, कॉर्पोरेशंस के संबंध में, गुड्स के संबंध में, शिप्स के संबंध में। तो ये सारी की सारी कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है। यदि आपका एनिमी करेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आता है तो देन यू मस्ट मेंशन ऑल दिस कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स, all these categories of corporations who are bearing the enemy character, all the categories of goods who are bearing the enemy character, all the categories of ships who are bearing the enemy character. So they must be dealt with one by one in this question. And if you have any doubt, then you must put down in the comment section. And don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.